आसमान से बरसी आफत ने पहाड़ से लेकर मैदानी इलाकों तक लोगों को मुसीबत में डाल दिया है। उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार और उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में हुई बारिश लोगों के लिए मुसीबत बनी हुई है। कहीं जमीन खिसकने से मुसीबत बढ़ गई है तो कहीं पर बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। हम आपको ये 5 तस्वीरें दिखा रहे हैं। राजस्थान के कोटा में भारी बारिश की वजह से पूरा शहर टापू में तब्दील नजर आया। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में भारी बारिश की वजह से बाढ़ के हालात बन गए। राजस्थान को टोंक में पानी के बहाव में फंसकर कुछ लोग बहते हुए भी दिखाई दिए। तो वहीं उत्तराखंड के चमोली में बारिश एक बार फिर कहर बनकर टूट पड़ी। वहीं जमीन खिसकने की वजह से मकान जमींदोज हो गए। यूपी के वाराणसी में गंगा का जलस्तर बढ़ने से लोगों की परेशानियां भी बढ़ गई। उधर दिल्ली में भारी बारिश की वजह से कुछ देर के लिए ऐसा लगा कि मानो रात हो गई हो। बादल ऐसा जमकर बरसे कि सड़कें दरिया बन गईं और गाड़ियां रेंगती नजर आईं। जगह जगह एक बार फिर पानी भर गया, जिसने गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लगा दी। कई जगहों पर घुटनों तक पानी भर गया, जिससे लोगों का पैदल चलना भी मुश्किल हो गया। पानी पानी हुई राजधानी से एक हैरान कर देने वाली तस्वीर भी सामने आई। भारी बारिश की वजह से कुछ गाड़ियां आपस में टकरा गईं। हालांकि गनीमत ये रही कि किसी को चोट नहीं आई। तो 2 तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली में जगह जगह हुई तेज बारिश की वजह से सड़कों पर पानी भर गया, तो वहीं वाहनों की रफ्तार भी धीमी पड़ गई। सड़क पर कई गाड़ियां भी टकरा गईं, क्योंकि बारिश की वजह से धीरे धीरे वाहन गुजर रहे थे और ऐसे में कई बार तो ब्रेक लगाना भी बहुत मुश्किल होता है। तो ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली में झमाझम बारिश आज सुबह से ही लगातार हो रही है और इस सब के बीच दिल्ली की कई सड़कों पर तो काफी पानी भी भरा नजर आया और हालात ऐसे हो गए। बारिश इतनी तेज थी कि गाड़ियों की जो लाइट्स थी उनको जलाकर भी लोगों को चलना पड़ रहा था। एकदम अंधेरा सा छा गया था और झमाझम बारिश की वजह से जगह जगह पानी भरा नजर आया। उधर राजस्थान के कोटा में बारिश की वजह से हालात बिगड़ गए। बताया जा रहा है कि शहर की सड़कों पर आए सैलाब ने पूरे शहर को डुबो दिया और ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। दुकान, मकान सब सैलाब में डूबे नजर आए। जहां तक भी नजर गई वहां तक सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। सड़क पर पैदल चलना मुश्किल हो गया है और इस दौरान जो लोग मजबूरी में घरों से निकले भी वो गर्दन तक पानी में डूबकर आगे बढ़ने को मजबूर नजर आए। हालात ये कि ये फर्क करना मुश्किल हो गया कि सड़क कहां पर है और दरिया कहां पर। तालाब बने इस शहर में लोगों की मुश्किलें इसलिए भी और ज्यादा बढ़ गई क्योंकि उनके सामने खाने पीने की परेशानी भी खड़ी हो गई और बताया जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों से हो रही भारी बारिश की वजह से हालात बिगड़ गए। राहत और बचाव के लिए सेना के साथ साथ एनडीआरएफ की टीमों को भी लगा दिया गया। तो एक बार फिर से हम ये 2 तस्वीर आपको दिखा रहे हैं राजस्थान के कोटा की। लोगों के घरों तक भी पानी जा पहुंचा और ऐसे में सड़कों पर इतना ज्यादा पानी था, मतलब जिनको मजबूरी में बाहर निकलना भी था अब वो भी लोग काफी मुसीबत में घिरे नजर आए क्योंकि कमर से भी ऊपर तक पानी था। और देखिए छत भी सड़क से यानी पानी का लेवल जो है उससे ज्यादा दूर नजर नहीं आ रही है। ऐसे में रेस्क्यू करने का काम भी किया गया। ये देखिए स्विमिंग करते हुए यानी तैर कर जाते हुए भी लोग दिखाई दिए, तो वहीं कुछ लोग छतों पर ही खुद को बचाने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि चारों तरफ पानी पानी और पानी देखिए कितना ज्यादा, एकदम बाढ़ जैसे हालात यहां बने दिखाई दिए। पूरी मंजिल डूबी हुई दिखाई दे रही है। ऐसे में आप लगाइए अंदाजा कि किस तरीके के हालात यहां पर। गाड़ियां पूरी डूब चुकी हैं, घरों की एक मंजिल पूरी डूब चुकी है। कुछ लोग छतों पर राहत का इंतजार करते नजर आए। राजस्थान के कोटा डिवीजन में आई बाढ़ की एक बड़ी वजह चंबल और उसकी सहायक नदियों में आए उफान। इस वक्त हम कोटा के कोटा बैराज पर खड़े हैं और कोटा बैराज से जो पानी अभी तक डिस्चार्ज हो रहा है वो 2500 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज हो रहा है। अभी एक गेट खुला है, 2 दिन पहले तक यहाँ पर 3 गेट खुले थे। अब डिस्चार्ज कुछ कम हुआ, लेकिन ये जो पानी का डिस्चार्ज है, जैसे ही कोटा बैराज से पानी का डिस्चार्ज बढ़ता है यानी कि जो मध्य प्रदेश से चंबल नदी आती है उसमें चंबल में उफान के बाद में मध्य प्रदेश के गांधी सागर डैम के गेट जैसे ही खोले जाते हैं उसके बाद में
जवाहर सागर होते हुए यहाँ कोटा बैराज तक पानी पहुंचता है और उसके बाद में जितना पानी चंबल में कोटा बैराज से छोड़ा जाएगा उतना ही ये जो आसपास की सहायक नदियां उनमें उफान आएगा। और इसके अलावा जो इससे आगे धौलपुर का इलाका, ये जो चंबल आगे जा रही है, आगे धौलपुर, करौली धौलपुर के इलाके में जाती है, जहां पर तकरीबन 150 से ज्यादा गांवों को वहां से हटाना पड़ा। चंबल के किनारे से काफी पलायन हुआ बड़ी तादाद में। अब चंबल का फ्लो कुछ कम हुआ है, तो अब स्थिति सामान्य होती जा रही है, लेकिन अभी क्योंकि बारिश का मौसम है, अभी भी डर बना हुआ है। और इस बीच आपको बता दें कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने राजस्थान के कुछ जिलों में आई बाढ़ के हालात पर अधिकारियों के साथ एक बैठक की और प्रभावित लोगों तक हर जरूरी मदद पहुंचाए जाने के निर्देश भी दिए। इसके साथ ही ओम बिरला आज फिर बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं। न्यूज 18 के भवानी सिंह की खबर के मुताबिक कोटा में भारी बारिश के बाद आई बाढ़ में अब तक 27 लोगों की मौत हो चुकी है, तो वहीं आसमान से बरसी इस आफत की चपेट में आने से कई मकान भी तबाह हो गए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला लगातार बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं। कल से आज तक, आज फिर दौरे पे जा रहे हैं। आप कल सांगोद गए थे और जैसी स्थिति थी आपने कोशिश की थी कि हेलीकॉप्टर से स्थिति दिखाए, रेस्क्यू कल किया गया। काफी प्रभावित इलाका काफी है। पूरे संभाग के अंदर अतिवृष्टि के कारण अधिकतम खेतों में देखा कि फसलें खराब चुकी, पानी भरा हुआ था। जब मैं बाई रोड चला तो वहां देखा कि कई गांवों के अंदर गया तो वहां पर मकान टूटे हुए थे, कच्चे मकान टूटे हुए थे, पक्के मकान भी टूटे। इस अतिवृष्टि के कारण किसान और गरीब का बहुत नुकसान हुआ है। मैंने केंद्र और राज्य सरकार से बात की है कि हम किस तरीके से इस आपदा के समय उनके साथ खड़े हो सकते हैं, कैसे उनको तुरंत मदद कर सकते हैं। सरकार भी मदद करेगी, जनसहयोग से मदद करेंगे। आपदा के समय हम उनके साथ खड़े हैं। खासतौर पे इटावा में हम घूमे थे, मकान लोगों का जो पानी से बहाव से मकान बिल्कुल चले गए, लोग सड़क पे आ गए। मकान बड़ी संख्या के अंदर गिरे हैं। जो अभी सर्वे आया 4000 मकान करीबन, जिला कलेक्टर ने सर्वे बताया कि इटावा में 4000 मकान गिरे हैं। पूरे संभाग में बड़ी संख्या में मकान गिरे हैं। इसलिए मैंने आग्रह किया है कि मकान का मुआवजा तुरंत मिले, तुरंत सर्वे हो, ताकि वो अपना मकान बनाकर सामान्य जीवन जी सके। जहां पर सरकार मकान नहीं बना पाएगी, हमने पिछली बार भी जनसहयोग से बनाया था, इस बार भी जनसहयोग से उनको छप्पर दिलाएंगे ताकि वो सामान्य जिंदगी जी सके। और आइए अब आपको दो तस्वीरें दिखाते हैं। दो तस्वीरें किस तरीके से कोटा में हालात बने दिखाई दिए। पहली तस्वीर हम आपको आज की दिखा रहे हैं, जिसमें ओम बिरला, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला अधिकारियों के साथ बाढ़ के हालात पर चर्चा करने के बाद प्रभावित इलाकों के दौरे पर निकल गए। वहीं दूसरी तस्वीर कल की है, जिसमें लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कोटा में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया था और हर संभव मदद का भरोसा दिया था। तो बाढ़ पर बैठक और दौरा, दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि हालात लगातार कोटा में बाढ़ की वजह से बिगड़े हुए हैं। एक तरफ प्रशासन की तरफ से रेस्क्यू करने की कोशिश भी हो रही है और ये सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, बाढ़ पर बैठक अधिकारियों के साथ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की तरफ से अधिकारियों से उन्होंने जानकारी ली कि कौन कौन से इलाके ज्यादा प्रभावित हैं। हालांकि कल उनकी तरफ से खुद हवाई दौरा भी किया गया था और अब ये लाइव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। एक बार फिर से उन इलाकों तक पहुंचे हैं, क्योंकि जिस तरीके से जबरदस्त बारिश हुई है और उसके बाद जो हालात बने हैं कोटा में, वहां पर कई जगहों पर तो मकान भी पूरी तरीके से तबाह हो चुके हैं। और ऐसे में अब उन इलाकों का दौरा करने के लिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला पहुंचे हैं। कल भी उनकी तरफ से दौरा किया गया था, कल उन्होंने हवाई दौरा भी किया था और देखा था कि कौन कौन से इलाके इस वक्त पानी की चपेट में है, बाढ़ की चपेट में है। और इसके अलावा उनकी तरफ से नाव में बैठकर भी उन इलाकों का निरीक्षण किया गया था, देखा गया था कि किस तरीके के हालात हैं, लोगों तक क्या राहत पहुंच पा रही है। और इस बीच वो जहां मकानों को पहुंचा है नुकसान, वहां पर भी देखने के लिए पहुंचे हुए हैं। कोटा के सांगोद इलाके की अगर बात की जाए तो यहां बाढ़ से हालात बेकाबू हो गए और यहां सैलाब में फंसे लोगों को सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचाने के लिए एनडीआरएफ की टीम ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। इलाके में सैकड़ों ऐसे लोग हैं जो भारी बारिश और बाढ़ की वजह से टापुओं में फंसे हुए हैं। इन सभी को निकालने के लिए मोटर बोट का इस्तेमाल किया जा रहा है।
प्रचंड लहरों के बीच यहां जिंदगी बचाना हरगिज आसान नहीं है। बावजूद इसके एनडीआरएफ की टीम अपनी जान दांव पर लगाकर लोगों की जिंदगी बचाने में जुटी हुई है। लगातार 8 दिनों से हो रही बारिश ने सांगोद कस्बे को उजाड़ कर रख दिया है। महज 3 घंटे के अंदर ही नदी में आए उफान ने पूरी आबादी को अपने शिकंजे में ले लिया। कई इलाकों में 6 से 7 फीट तक लबालब पानी भरा हुआ है। तो ये देखिए रेस्क्यू टीम, और बहुत मुश्किल होता है। देखिए इतनी तेज रफ्तार से जब पानी बहता है और पानी का लेवल भी आप सोचिए बहुत ज्यादा होता है बाढ़ के इस हालात में, ऐसे में प्रशासन की जो रेस्क्यू टीम है उसको भी कहीं ना कहीं खतरा होता है, उनकी जान को भी खतरा होता है। बहुत मुश्किल होता है लोगों को एक जगह से दूसरी जगह तक इस तरीके से नाव में बिठाकर सुरक्षित जगहों तक ले जाना। लेकिन बावजूद इसके जो एनडीआरएफ की टीम है वो अपनी जान को दांव पर लगाकर चुनौतियों का सामना करते हुए उन जगहों तक पहुंच रही है जहां लोगों को राहत की जरूरत है, जहां लोगों को रेस्क्यू किया जाना है और लोगों को रेस्क्यू करने का ये काम किया जा रहा है। और आइए तस्वीर आपको दिखाते हैं मध्य प्रदेश के शिवपुरी की, जहां भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बन गए। सैलाब की मार ने वहां पर सब कुछ तबाह कर दिया। गांव के गांव टापू में तब्दील नजर आए। बाढ़ में फंसे लोगों को निकालने के लिए एसडीआरएफ की टीमों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। कई घंटों तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन में 260 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया। इस दौरान दूर दूर तक सिर्फ पानी ही पानी नजर आया। उत्तराखंड के चमोली में भारी बारिश के बीच कई जगहों से जमीन खिसकने की घटनाएं भी सामने आ रही हैं। ये देखिए चमोली में जोशीमठ सेलम के पास जमीन खिसकने से एक मकान जमींदोज हो गया। इतना ही नहीं, वहां के पास के ही होटल में एक हिस्से को भी पहुंचा है जबरदस्त नुकसान। ऐसे में आशंका ये कि होटल की कभी धराशायी ये होटल हो सकता है। जमीन खिसकने के बाद मकान में दरारें आ गई थी और इसके बाद वो धराशायी हो गया। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से देखते ही देखते एक मकान धराशायी हो गया। और बड़ी बात यह है कि ये भी कहा जा रहा है कि आसपास जो इमारतें हैं वो भी जाहिर तौर पर अब खतरे की जद में है, क्योंकि खतरा उन पर भी है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से जमीन खिसकने की घटनाएं भी लगातार सामने आ रही हैं। और इस बीच आपको बता दें कि भारतीय जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीतकर भारत का नाम रोशन किया है। कल ही ओलंपिक्स में जेवलिन थ्रो में उनकी तरफ से गोल्ड मेडल हासिल किया गया, जिसको लेकर लगातार जश्न की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। और इस सब के बीच आपको बता दें भारत ने कुल 7 मेडल जीत लिए हैं और अब ओलंपिक का आज समापन समारोह है। और आपको बता दें कि समापन समारोह से पहले आपको एक जानकारी दे दें। देखिए किस तरीके से कल जब नीरज चोपड़ा की तरफ से गोल्ड जीता गया था, एक तस्वीर आप देख रहे हैं। नीरज ने जब इतिहास रचा, जब गोल्ड हासिल किया, उसके बाद वो कितने खुश नजर आए और उन्होंने कहा कि मिल्खा सिंह को मैं ये गोल्ड समर्पित करता हूं उन सभी एथलीट्स को जिनका सपना रहा, जो यहां तक पहुंचना चाहते थे। ये गोल्ड उन सभी को समर्पित। पीएम मोदी ने भी इसके लिए उनको बधाई दी और देश के जवानों ने भी नीरज चोपड़ा का जमकर उनके इस जीत के लिए जश्न सेलिब्रेट किया। तो भारतीय जेवलिन थ्रो नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक के जेवलिन थ्रो फाइनल में इतिहास रच दिया। नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल हासिल किया, जिसके बाद पूरे देश में जश्न का जो सिलसिला शुरू हुआ वो थमता दिखाई नहीं दे रहा है। तो नीरज चोपड़ा ने 87.58 मीटर की दूरी तय करते हुए गोल्ड पर जमाया कब्जा। क्वालिफिकेशन राउंड में भी नीरज अपने ग्रुप में टॉप पर रहे थे। आपको बता दें 2008 बीजिंग ओलंपिक के बाद यह भारत का पहला गोल्ड मेडल है। जीत के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने नीरज चोपड़ा को फोन पर बधाई दी। नीरज चोपड़ा के भाला फेंक में गोल्ड जीतने पर उनके परिवार के बाकी सदस्यों ने भी जताई खुशी और नीरज चोपड़ा को क्या पसंद है वो भी बताया। नीरज अब गोल्ड लेकर आ गए, शादी वादी का क्या सीन है, उनका क्या प्लान है आगे? रिश्ते आ रहे होंगे पहले से, जाहिर सी बात है, और अब क्या आगे? रिश्ते का तो ये है जी, अगर शादी के लिए नीरज से बात की जाएगी। अच्छा। अगर मान लो नीरज तैयार है तो परिवार भी तैयार है, वरना अगर
आगे उनकी शायद एक डायमंड लीग और वर्ल्ड चैंपियनशिप है, अगर वो खेलना चाहेंगे और आगे करना चाहेंगे करियर तो पर फोकस हाँ करेंगे। बिल्कुल करियर पर फोकस करना चाहेंगे तो परिवार उनके साथ है। अच्छा ये बताइए, उनको चूरमा बहुत पसंद है, चूरमा शायद बनना, एक बार दिखाइए जरा, किचन में आइए हमारे साथ। जी देखिए यहाँ पर मैं उनकी किचन आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ किचन में काम हो रहा है और देखिए जो किचन है ठीक ठाक बड़ी है। यहाँ पर ये चूरमा भी आप बना रहे थे, ये देखिए। आपको मैं बता दूं, दरअसल चूरमा बेहद पसंद है नीरज को। उनकी मम्मी ने कल बताया कि वो इस बार तो नहीं रुकने वाला है, साल भर से उन्होंने चूरमा नहीं खाया है। देखिए चूरमा किस तरह से बनाया जाता है वो हम आपको बताते हैं। आप पहले ये बताइए, अपना नाम बताइए और आप नीरज के क्या लगते हैं? ताई लगती है। ताई हैं आप नीरज हाँ, की? अच्छा। गुड्डी नाम है। तो ये बताइए ताई जी, ये क्या चूरमा बना रही हैं आप? चूरमा बनाया अपने बेटे के लिए। अच्छा, आस ला रहे भी आएगा और चूरमा खिलाएंगे अपने बेटे को। ये बताइए चूरमा बनता कैसे है और ये क्या है, कैसे बनाते हैं आप इसे? घी डाल कर, हाँ। रोटी डाल कर, बूरा डाल कर, अच्छा हाँ, और ज्यादा डाल कर बेटे को ताकत मिले घी के लिए। ठीक है। हाँ, तो अब उनकी मम्मी बता रही थी 1 साल से तो खाया नहीं है, अब तो वो रुकेंगे नहीं, पहले सबसे पहले चूरमा ये तो पेश किया जाएगा। पहले उसका आंधे चूरमा खिलाएंगे। हाँ पहले उसकी यही है तमन्ना, मम्मी चूरमा बनाइयो ताई जी, अच्छा बेटा तेरे को तो देंगे। देखिए ये ताई जी चूरमा बनाएंगी और उनकी घर में दूसरे जो सदस्य हैं वो भी यहाँ पर काम कर रहे हैं। देखिए इनसे बात करते हैं। आप बताइए आपका क्या नाम है और आप क्या लगते हैं उनके? मैं नीरज की बहन हूँ। अच्छा, नीरज की बहन है। हाँ जी। आप भाई को चूरमा पसंद है, अभी उसकी तैयारी जी चल रही है? बिल्कुल, हाँ उसी की तैयारी चल रही है यहाँ पे। अच्छा, कितनी खुश हैं भाई की इस कामयाबी पर? पूरा देश दुनिया सलाम कर रही है नीरज। वो हम बयान नहीं कर सकते इतनी खुशी है हमें। अच्छा, हाँ जी। देखिए ये बड़ी बात है। कई बार ऐसा होता है कि आपके पास शब्दों की कमी पड़ जाती है, क्योंकि जब नीरज का गेम कल चल रहा था और वो फाइनल की जीत की तरफ थे तो बहुत ज्यादा खुशियां उनके यहाँ पर थी। देखिए यहाँ पर एक और सदस्य बैठे, उनसे हम बात करते हैं। जी भाभी हैं? हाँ जी, देखिए मैं नीरज की नीरज भाभी हूँ। भाभी है। आप बताइए क्या कहेंगे? देवर जी तो गोल्ड ला रहे हैं, सोना ला हाँ रहे जी हैं। बिल्कुल, बहुत खुशी है कि हाँ। मेरा देवर गोल्ड जीत कर आया हाँ। है, एक देश के लिए इनाम कमाया है कि हमारा हाँ। देश विश्व में पहले नंबर पे आया है। अच्छा। हाँ जी। अच्छा, देवर और भाभी की बॉन्डिंग होती है एक? हाँ जी, बहुत कम हुई है, मतलब हाँ। शादी हुई थी तभी वो पहला उसमें जीत गया था, अच्छा। फर्स्ट प्राइज जीता था उस टाइम। तो देवरानी कब आ रही है आपकी? देवरानी तो अभी तो मना कर रहे हैं अभी शादी के मना लिए। कर रहे हैं? हाँ, क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि मतलब पहला ओलंपिक के बाद सोचेंगे, ओलंपिक हो चुका है अब सोचेंगे कि वो कब होगी। मतलब अब तो देखना पड़ेगा अब। हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, टोक्यो में गोल्ड जीतने वाले नीरज चोपड़ा के लिए हरियाणा सरकार का क्या ऑफर है, इसकी जानकारी दी राज्य के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल इस वक्त मेरे साथ हैं। मुख्यमंत्री जी, हरियाणा के लिए बड़ा गौरव का पल है, पूरे देश में चर्चा हो रही है हरियाणा के छोरों की, हरियाणा के खिलाड़ियों की। देखिए बहुत प्रसन्नता का ये विषय है कि हमारे यहाँ से कुल मिलाकर के टोटल जो है देश भर की टीम 120 लोगों की थी, उसमें से 30 जो खिलाड़ी हैं वो केवल हरियाणा से थे। और उसमें जहाँ तक मेडल्स की बात है, मेडल लेने वाले भी हमारे 3 खिलाड़ी जो हैं वो मेडल लेकर के आए हैं और इस प्रकार से उन्होंने देश का नाम रोशन किया। खास करके अगर बात करूं नीरज चोपड़ा की, तो पहला जो मेडल है ओलंपिक्स का और वो लेकर के आए हैं इंडिविजुअल खेलों में। उससे पहले बिंद्रा मेडल लेके आए थे, चंडीगढ़ के थे, तो अब ये मेडल उस प्रकार का आया। तो उनको हमने एक ऑफर भी की है कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर ओलंपिक्स, उसमें उनको हेड बनाने के लिए तैयार हैं। वो जैसे आएंगे उनसे हम बात करेंगे ताकि और भी खिलाड़ियों को ओलंपिक्स में खेलने का अच्छा मौका मिले। मुख्यमंत्री जी, क्या आप मानते हैं कि ये जो एक्सपेक्टेड है परफॉर्मेंस जो हम कर रहे थे, सोच रहे थे, वैसा ही हुआ है? और जो आपने पॉलिसीज की बात करें, रिवार्ड्स की बात करें, उन्हीं का नतीजा है कि 3 इंडिविजुअल मेडल्स अकेले हरियाणा के हैं पूरे देश में? देखिए एक्सपेक्टेशंस तो हमेशा हाई होनी चाहिए और उसमें जो कि अब पहली बार एक इस प्रकार का करिश्मा हुआ कि 7 मेडल देश भर में आए हैं। इससे पहले 7 कभी नहीं आए, तो मेडल की संख्या उस नाते संतोषजनक भी है, लेकिन और ज्यादा आते तो हमको और ज्यादा खुशी होती। आगे हम तैयारी करेंगे कि दुनिया के जो बड़े बड़े देश हैं उन देशों में हमारे देश का नाम, भारतवर्ष का नाम उनके मुकाबले में कहीं नजदीक पहुंच सके। उसमें हरियाणा जो है अपनी मेहनत करके और अपना योगदान पूरा करेगा।